आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशा धारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 72 से अगले चरण अधिक सशक्त हो। आइए सुनते हैं। महिला जागरण। जैसा विशाल लक्ष्य एक ही उछाल में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्रमशः एक से एक बड़े सशक्त चरण बढ़ाने होंगे। अस्तु महिला जागरण अभियान के संचालन केंद्र शांति कुंज से वर्तमान और प्रारंभिक प्रचारात्मक गतिविधियों का ही संचालन नहीं हो रहा है, वरन भविष्य में जो चरण बढ़ाने होंगे उनकी पृष्ठभूमि बनाने का व्यवस्थित क्रम भी चल रहा है। प्रथम चरण में प्रचारात्मक गतिविधियां ही तीव्र से तीव्रतर की जाती रही हैं। इसके फलस्वरूप स्थान स्थान पर इतना जन समर्थन प्राप्त होने लगा है कि जगह जगह रचनात्मक कार्य भी हाथ में लिए जाने लगे हैं। यही क्रम और आगे बढ़ने पर तेजस्वी महिला नेत्रियां उभर कर आने पर सुधारात्मक गतिविधियों का भी व्यवस्थित क्रम चालू किया जाएगा। अगले चरण बढ़ाने की यह उत्साहजनक स्थिति उत्पन्न होना इस बात पर निर्भर है कि प्रचारात्मक चरण अधिकाधिक सशक्त एवं सफल बनाया जाए। उपयुक्त लक्ष्य से प्रेरित होकर महिला जागरण के नव युग का संदेश घर घर गांव गांव पहुंचाने के लिए शांति कुंज मथुरा का प्रचार तंत्र अपनी स्वल्प सामर्थ्य से कई गुने दुस्साहस के साथ कार्य क्षेत्र में उतर पड़ा है। साहित्य प्रकाशन का कार्य क्रमशः बढ़ता जा रहा है। संगठन बढ़े हैं। साप्ताहिक सत्संगों का सिलसिला आरंभ में कुछ शिथिल था, पर अब वह प्रायः सभी शाखाओं में नियमित रूप से चल पड़ा है। संस्कार आयोजनों की परिवार निर्माण गोष्ठियां अभी गति नहीं पकड़ सकी हैं और न पर्व त्योहारों को सामूहिक सार्वजनिक रूप से मनाने का कार्य जितनी सफलता के साथ चलना चाहिए था उतना चल पाया है। तो भी आशा यह की जाती है कि महिला जागरण शाखाएं संगठन को सुदृढ़ बना सकेंगी और यह साप्ताहिक सत्संगों का सिलसिला ठीक प्रकार चला सकेंगी। यह भी कम संतोष की बात नहीं है मित्रों। बढ़ता हुआ उत्साह और अनुभव भविष्य में संस्कार आयोजनों के माध्यम से परिवार निर्माण की और पर्व आयोजनों के माध्यम से समाज निर्माण की आवश्यकता पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। विचार विस्तार शिक्षितों की उर्वर मनोभूमि में होता है और पीछे वह अशिक्षित में फैलता है। अशिक्षित नारी से मिशन का सीधा संपर्क नहीं बन सकता। अशिक्षित नारी से मिशन का सीधा संपर्क नहीं बन सकता। शिक्षित महिलाएं ही उन तक मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारधारा को पहुंचा सकने में समर्थ हो सकेंगी। नवयुग की जागृत नारी को प्रचलित विकृतियों से
जूझने और भविष्य की उज्जवल परिस्थितियों का सृजन करने की दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। इसके लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करने वाली अभिनव विचार सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अभिनव इस अर्थ में कि भारत की नारी समस्या अपने ढंग की अनोखी है। भारत की नारी समस्या अपने ढंग की अनोखी है। इसका समाधान पाश्चात्य लोगों के नारी जागरण आंदोलन में से सर्वथा भिन्न है। आमतौर से हर बात में पाश्चात्य लोगों की जूठन चाटने की ही अपने लोगों की आदत है। नारी समस्या और शिशु समस्या पर अपने देश में प्रकाशित बहुत सा साहित्य अपनी आंखों से गुजरा है। उसमें तथाकथित प्रगतिशील लेखकों ने विदेशी लोगों की किताबों का उल्टा करके रख दिया है। प्रतिगामी लेखकों ने पतिव्रत धर्म की तोता रटंत रटी है और आज की नारी को सती सावित्री बनने की झाड़ पिलाई है। झाड़ पिलाई है। स्थिति क्या है और उसे बदलने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर मौलिक चिंतन तलाश करने पर निराशा ही हाथ लगती है, प्रतीत होता है। साथियों, प्रतीत होता है कि भारतीय मनःस्थिति और परिस्थिति को समझने और तदनुरूप रीत नीति निर्धारित करने का कार्य अभी प्रारंभिक स्थिति में सुबक रहा है। इसके परिपोषण की आवश्यकता है। इसके लिए अभिनव स्तर का कहे जाने योग्य साहित्य सृजा जाना चाहिए। इस अभियान से संबद्ध हर नारी की यह दृष्टि अत्यंत स्पष्ट रहनी चाहिए कि जनमानस को उलटकर महिला पुनरुत्थान जैसे महान प्रयोजन की पूर्ति संगठन प्रयत्नों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकती। व्यक्तिगत प्रयत्नों से इस दिशा में बहुत ही सीमित कार्य हो सकता है। एक व्यक्ति भाषण, लेखन, शिक्षण, समयदान, धनदान आदि कितने ही प्रयत्न करता रहे, उसका प्रभाव अत्यंत छोटे क्षेत्र में सीमित होकर रह जाएगा। कोई कार्य व्यापक क्षेत्र में करना हो तो इसके लिए संगठित प्रयत्नों के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने वाली बात ही बड़े आंदोलनों का रूप धारण करती है। अस्तु, अब तक जो भी नर नारी महिला जागरण अभियान के संपर्क में न आए हों, उन्हें यह कार्य अपने कंधों पर व्यक्तिगत रूप से सौंपा हुआ समझना चाहिए कि स्थानीय महिला शाखा गठित करें। इस कार्य में पुरुषों को पहल करनी चाहिए और सूत्र संचालन एवं शुभारंभ अपने ही प्रयत्नों से करना चाहिए। वे अपने घरों की, संपर्क क्षेत्र की महिलाओं को समेट बटोर कर संगठन कार्य आरंभ करें। जब तक साप्ताहिक सत्संग ठीक तरह न चलने लगे, तब तक उस अंकुर को खाद पानी देने की, निराई गुड़ाई रखवाली की प्रगतिशीलता में तनिक भी शिथिलता न आने दें। नर हो या नारी, मिशन की उपयोगिता समझने वालों को
उसमें सक्रिय योगदान देना चाहिए और उसका प्रथम चरण महिला शाखा संगठन की स्थापना के रूप में उठना चाहिए। अभी तक इस अभियान को विचारशील वर्ग का जो स्नेह, सहयोग एवं समर्थन मिला है वह उत्साहवर्धक है। लगभग सभी जगह उस क्षेत्र के राजनीतिक तथा सामाजिक नेता एवं विशिष्ट नागरिकों ने उनका स्वागत एवं उत्साहवर्धन किया। अनेक स्थानों पर तो उनकी उपस्थिति में हुए महिला जागरण सम्मेलनों ने उस क्षेत्र में हुए पिछले सभी आयोजनों का कीर्तिमान भंग कर दिया। एक अति महत्वपूर्ण बात यह रही है कि संप्रदायवाद एवं वर्ग भेद को भुलाकर सभी वर्ग की महिलाओं ने तथा पुरुषों ने इन आयोजनों को हार्दिक समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया है। उपरयुक्त अनेक सफलताओं से हर क्षेत्र में जागृति आई है, आ रही है। महिलाओं में कुछ करने का तथा पुरुषों में उन्हें प्रोत्साहन देने का नया जोश उभरा है। उसी के फलस्वरूप जगह जगह अनेक रचनात्मक कार्य भी हाथ में ले लिए गए हैं। इनके माध्यम से नारी वर्ग में शिक्षा, ज्ञान एवं स्वावलंबन की क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उसमें नए युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य प्रचंड मनोबल एवं उत्साह जागृत होता चलेगा। उनके सहयोग में लाभान्वित समाज महिला जागृति के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ उस दिशा में अपने अधिकाधिक साधन सहयोग अर्पित करने में प्रसन्नता अनुभव करेगा। यह स्थिति बनते ही नारी असुर निकंदनी की तेजस्वी मुद्रा में खड़ी हो सकेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में आसुरी प्रवृत्तियां आज महिषासुर की तरह उद्दंड स्वच्छंद होकर धमाचौकड़ी मचा रही है। किंतु जब नारी अपने तेजस्वी दुर्गा रूप में खड़ी हो जाएगी तो इस असुरता का पराभव सुनिश्चित ही है। समाजव्यापी अनेक अवांछनीयताओं, अनीतियों एवं भ्रष्टताओं के विरुद्ध जब जागृत नारी तनकर खड़ी हो जाएगी तो उनका चलते रहना संभव नहीं होगा। यह उक्ति मात्र भावुकता की कल्पना नहीं, तथ्यों की विवेकपूर्ण समीक्षा पर आधारित है। अभी सभी जानते हैं मित्रों, सभी जानते हैं कि अनैतिकता एवं भ्रष्टता के दो आधार हो सकते हैं। मानवीय मूल्यों को भुलाकर अपनी तथा अपने परिवार की सुख सुविधाओं को महत्व देना। दो आधार हो सकते हैं। नंबर 1, मानवीय मूल्यों को भुलाकर अपनी तथा अपने परिवार को सुख सुविधाओं को महत्व देना। दूसरा है उसकी सहज सुविधा का होना तथा प्रतिरोध का अभाव। नारी जब जागृत होगी तो यह दोनों बातें न रह सकेंगी। संवेदनशील नारी दूसरों के स्वत्व का हरण करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त करने से इनकार कर सकती है। कोई व्यक्ति भौतिकता की चकाचौंध तथा विकृत महत्वाकांक्षाओं के नशे में अनीत पूर्ण कमाई
प्रारंभ तो कर सकता है, किंतु यदि गृहिणी इस प्रकार प्राप्त साधनों का उपयोग करने से इनकार कर देती है, नम्रता किंतु दृढ़ता पूर्वक उन साधनों की उपेक्षा तिरस्कार करके सादा जीवन यापन करने पर तुल जाए, सादा जीवन जीने पर तुल जाए, तो किसी व्यक्ति में अनित की कमाई लाते रहने का उत्साह टिक नहीं सकता। इसी प्रकार जब घर में ही प्रतिरोध एवं अनित करने के कारण भरतृष्णा का शिकार होना पड़े, तो कोई भी व्यक्ति समाज के गर्त में धकेलने वाली दुष्ट प्रक्रिया को सहज मानकर अपनाए नहीं रह सकता। इस प्रकार नारी दुष्ट प्रवृत्तियों, अनैतिक प्रक्रियाओं के प्रति व्यक्तियों का आकर्षण तथा निर्भयता का भाव समाप्त कर सकती है। इस आधार पर चोरी, घूसखोरी से लेकर तस्करी एवं व्यापारिक भ्रष्टाचारों तक सहज ही रोक लग सकती है। यह सब कार्य उचित एवं व्यवहार तो हैं, किंतु अनायास ही नहीं होने लगेंगे। अनायास ही नहीं होने लगेंगे। इन सब के लिए नारी वर्ग को न केवल उत्साहित करना पड़ेगा, वरन विधिवत प्रशिक्षित एवं सक्षम समर्थ भी बनाना होगा। आमतौर से यह समझा जाता है कि वानप्रस्थ, संन्यास आदि माध्यमों का अवलंबन लेकर परमार्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार केवल पुरुष को ही है। महिलाओं को गृहस्थी के काम ही संभालने चाहिए। परिवार के उत्तरदायित्वों से निवृत्त मिलने की स्थिति होने पर भी उन्हें घर में ही रहना चाहिए। अधिक से अधिक यह सोचा जा सकता है कि यदि पति वानप्रस्थ ग्रहण करे तो उसकी सेवा सहायता के लिए वह भी जा सकती है। इन्हीं मान्यताओं का प्रचलन रहने के कारण अपने देश में परमार्थ परायण महिलाओं की संख्या अत्यंत स्वल्प ही दृष्टिगोचर होती है। फिर कहीं कोई है भी तो उसका कार्य, पर फिर कहीं कोई है भी तो उनका कार्यक्षेत्र किसी कुटीर आश्रम तक सीमित रह रहा होगा। परिव्राजक जीवन बिताने की रीत नीति अपनाने का साहस कोई बिरले ही कर पा रही होंगी। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए और वातावरण ऐसा उत्पन्न किया जाना चाहिए कि उत्तरदायित्वों से निवृत्त महिलाओं को भी विश्व मानव के पुनरुत्थान अभियान में उत्साहपूर्वक नियोजित किया जा सके। यह कोई अनुचित अथवा अनपेक्षित अतिवादी चरण नहीं है। देश का हर विचारक इस दिशा में चिंतनशील रहा है। स्वामी विवेकानंद ने इसी दृष्टि से रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत महिला सन्यासियों का क्रम आरंभ किया था। बहन निवेदिता उस पुण्य प्रक्रिया की उद्घाटक कही जा सकती हैं। महर्षि अरविंद ने भी श्री मां को इसी उद्देश्य से आगे बढ़ाया था। काका कालेलकर जैसे मूर्धन्य विचारक भी यही कामना रखते रहे। उन्होंने कई बार स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया था कि मैं मानता हूं कि स्त्री जाति के लिए ऐसे आध्यात्मिक प्रोत्साहन की विशेष आवश्यकता है
पुरुष के ऊपर तनिक भी आश्रित हुए बिना और संसार चक्र में फंसे बिना निष्काम सेवामय जीवन व्यतीत करने का मौका स्त्री जाति को मिलना चाहिए। ऐसे जीवन को समाज की ओर से बाकायदा मान्यता भी मिलनी चाहिए। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए इस पुस्तक का अंतिम विषय अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे और पुस्तक का समापन भी होगा। ओम शांति।